नमस्कार दोस्तों। 106 दिन पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की जो मोर्चेबंदी हुई, पंजाब और हरियाणा से किसानों के जत्थे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और यूपी से किसानों के जत्थे, गाजीपुर बॉर्डर और अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह पर शाहजहांपुर से लेकर पलवल तक किसानों के जिन जत्थों ने मोर्चेबंदी की, उस मोर्चेबंदी के आज 106 दिन हुए। लेकिन उन जगहों पर मोर्चेबंदी करने वाले किसान नेता लगातार सरकार से बातचीत करते रहे। 12 दौर की बातचीत के बाद 1.5 महीने से ज्यादा संवादहीनता के अब वही किसान नेता यहां एक रूम में बैठे हैं, और ये रूम कहें, कॉन्फ्रेंस रूम कहें, ये बड़ा बाजार गुरुद्वारा का है और मैं हूं अभी कोलकाता में। और कोलकाता क्रांति की जमीन, वो कोलकाता जहां से पश्चिम बंगाल में, जहां से क्रांति की बिगुल कई बार फूकी गई, ये किसान नेता अब कोलकाता में हैं। किसानों के बीच बात करेंगे, किसानों से अपील करेंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को हटाने या बीजेपी को वोट न देने की अपील करते हुए नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक जाएंगे। क्या मकसद है इसका? और किसान नेता जो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे, जो अलग अलग राज्यों में पंचायत कर रहे थे, वो आज यहां क्यों हैं? इसी मुद्दे पर मैं भी इनसे बात करूंगा और समझूंगा कि अगर यहां हैं और पश्चिम बंगाल में अगर किसान नेता कोलकाता से लेकर नंदीग्राम और सिंगूर जा रहे हैं, आसनसोल जा रहे हैं, तो उसका जो मकसद है वो मकसद क्या पूरा होता दिखेगा? क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है, बंगाल में चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। उससे पहले किसान नेताओं की यहाँ सक्रियता, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में कई किसान नेता बैठे हैं और मेधा पाटकर भी हैं। हालांकि मेधा पाटकर, अब योगेंद्र यादव भी यहाँ हैं, आने वाले हैं। मेधा पाटकर सरदार सरोवर डैम से लेकर कई ऐसे मुद्दे पर, आदिवासियों के विस्थापन से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं सामाजिक सरोकार के, आदिवासियों के, जिससे जुड़ी रही हैं। और मेधा पाटकर जैसे आंदोलनकारियों को प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी और परजीवी कह दिया, लेकिन मेधा पाटकर जी यहाँ भी हैं और किसान नेता कुछ हैं। अब मैं इनसे बात करूँगा और ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और इस चुनाव के पहले दौर के चुनाव के पहले किसान नेताओं की यहाँ मौजूदगी। बलवीर सिंह राजेवाल साहब हैं, मैंने पहले भी कई बार इनसे बात की है। सिंघू बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं। हरियाणा में इनका सबसे मजबूत किसान संगठन है और दिल्ली चलो का जो मोर्चा चला था दिल्ली की तरफ 26 नवंबर को, उसमें बहुत अहम भागीदारी थी। और डॉक्टर सुनीलम हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, बाकी कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन सब लोग यहाँ बंगाल में आए हैं और अलग अलग जगह पर किसानों को भी संबोधित करेंगे, अपीलें भी करेंगे। अब समझना चाहते हैं इनसे। सबसे पहले चढ़ूनी साहब आपसे शुरू करते हैं। आप लोग 106 दिन लगभग हो गए दिल्ली के मोर्चे पर बैठे हैं, सरकार से बातचीत बंद होने के भी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आखिरी बातचीत 22 तारीख को हुई थी। अब आ गए आप लोग बंगाल और यहाँ आप लोग जो अपील कर रहे हैं, क्या लगता है कि उन अपीलों का असर होगा? पहले तो मैं पूछूंगा कि जो अपील कर रहे हैं वो क्या है, खुल के। जैसे ये कहते हैं कि बीजेपी को हराओ, तो उसका एक काउंटर पार्ट आधा अधूरा रहता है, तो थोड़ी बात समझाइए। नहीं, काउंटर आधा अधूरा नहीं है। हमारा कहना ये है कि जो राजनीतिक पार्टी जो आज सत्ता में है और वो उसने ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा, वो पैदा करने वाले को भी शोषण करेंगे और जो मोल लेके खाता है उसका भी शोषण करेंगे। इसलिए ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरी जनता का आंदोलन है और इन कानूनों से देश भुखमरी में जाएगा। और दूसरा, ये पार्टी कारपोरेट के लिए सारे कानून बना रही है, कारपोरेट को और अमीर करने का और जनता को और शोषण करने के कानून बना रही है। और तीसरा, ये पार्टी देश की संपत्ति बेच रही है। इसलिए हम जो बंगाल के लोग हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी यहाँ पे इन लोगों ने योगदान दिया है देश की आज़ादी में। और इनका देश आज़ाद कराया हुआ आज बिकने के कगार पे है, आज भुखमरी के कगार पे है। तो अब चुनाव है यहाँ पे, अब इनके पूरा देश जो है वो पश्चिमी बंगाल के लोगों की तरफ देख रहा है और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं कि अगर यहाँ से बीजेपी हारती है
तो एक जन संदेश माना जाएगा कि बीजेपी की नीतियां खराब हैं। और अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाती है तो फिर संदेश जो है वो जनता के उल्ट जाएगा कि बीजेपी ही ठीक है। तो इसलिए हम इन लोगों को ये बेनती करने आए, अनुरोध करने आए हैं कि आज के आपने जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया, आज देश को बचाने के लिए इस बीजेपी को जरूर हराइए, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक तरह से देश के जनता के एंटी, देश की जनता की भावना के खिलाफ काम कर रही है और उसको हराना जरूरी है। अब दूसरा सवाल रहा जिताएं किसको, तो उस पर हमारा जवाब ये है कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता हो, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, चाहे वो आज़ाद हो, हमें पार्टियों से सवाल नहीं है। हम ये नहीं है कि किसी एक पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं। जो भी उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता हो उसको वोट डाल दो। और हम तो ये कहेंगे कि जो वहाँ जिस उम्मीदवार को ये लगता है कि तूने तो जीतना ही नहीं, वो भी उसी को डाल दे। अच्छा है, जो भी उम्मीदवार खड़ेगा, देश को बचाने का सवाल है ना। अब देश के बेचने वालों को तो सभी को खिलाफ होना चाहिए। काउंटर उसके बाद बाकी लोगों से आपको लगता है कि इसका असर होगा, क्योंकि बंगाल का चुनाव बहुत जिसको हाईली पोलराइज्ड कहते हैं, मोदी वर्सेस ममता, इसके बीच में कोई नहीं है। आप कहते हैं जिसको भी जिता दो, तो उसमें लेफ्ट है और कांग्रेस है। लेफ्ट और कांग्रेस का अगर पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस देखेंगे, 2019 लोकसभा भी और 2016 विधानसभा भी, तो बहुत पैथेटिक है। लोकसभा में तो लेफ्ट साफ है, अब वो एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अभी भी लगता है कुछ आप सेफ प्ले कर रहे हैं। देखिए, हम उसमें केवल इतना कहना चाह रहे हैं, वही बात है कि हम किसी एक का पक्ष नहीं करना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी हरा सकता है, अगर लेफ्ट वाला कोई कहीं पे अच्छा मजबूत कैंडिडेट है तो उसको भी डाल सकते हैं, और अगर लेफ्ट का कैंडिडेट कमज़ोर है, ममता का तगड़ा है, तो उसको डाल सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, मैंने उसके साथ पहले भी आपको अनुरोध किया है कि अगर कोई आज़ाद कैंडिडेट है, किसी पार्टी का कैंडिडेट, उसको पता कि तेरा तो हारेगा ही, मैं कहता हूं कि वो भी उस एंटी बीजेपी जो भी हो उसको सपोर्ट कर दे। इस वक्त अपना जीतना ना जरूरी देख के दूसरे को हराना ज्यादा जरूरी है। चलिए, आपकी बात समझी और बाकी लोगों से बात करने। राजेवाल साहब, कुछ तो इन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना मुख्य एजेंडा है, जो यहाँ आप लोग बैठे हैं और नंदीग्राम और सिंगूर जाने वाले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो किसान नेता जिनकी अपील पर हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से लाखों लोग वहाँ बैठे रहे 105-6 दिन से, सर्दी में, बारिश में, शीतलहर में, वो किसान नेता अगर बंगाल आए हैं और बंगाल में अगर जनसभा या पंचायत करेंगे, इसका असर होगा? पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं। कोई शक नहीं, असर होगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सारे देश का किसान इस वक्त सरकार की पॉलिसी से खफा है, और ये जो 3 कानून उन्होंने बनाए, ये तो टोटल कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कृषि का काम करके अपनी उपजीविका कमाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके जिंदा रहने का, परिवार पालने का, वो सब उखड़ जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगी। जो कृषि लेबर है उसका क्या होगा? सरकार को सिर्फ कॉर्पोरेट्स की पड़ी है, बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं। तो इसलिए अब सभी लोग समझने लगे हैं। तो नेचुरली जब ये बात हम यहाँ कहेंगे लोगों को समझ पड़ती है। अच्छा, ये बताइए, क्या इससे लगता है कि आप लोगों से सरकार की जो बातचीत नहीं हुई, या आप दरवाजे बंद हैं, या सरकार ने कहा कि हम उसी प्रस्ताव पर बात करेंगे, मन हो तो एक कॉल की दूरी पर हैं, जो प्रधानमंत्री ने आखिरी बार ऑल पार्टी में कहा था, जो प्रस्ताव आप रिजेक्ट कर चुके हैं, 1.5 साल होल्ड करने वाला प्रस्ताव। तो क्या लगता है कि अब उधर से बातचीत के प्रति बिल्कुल नाउमीदी है, इसलिए किसान नेताओं ने अब ये रास्ता चुना कि हम राज्य में जाकर जहां चुनाव है वहां बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, प्रचार मतलब बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। तो ये कहीं नाउमीदी है कि अब बातचीत के दरवाजे बंद हैं, तो इसलिए एक विकल्प इसको देखते हैं, प्रेशर का? नहीं, नाउमीदी नहीं, ये तरीका है एक आंदोलन का। जिस तरह की नीतियां हैं मोदी सरकार की, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, आपने देखा पार्लियामेंट में क्या कहा मोदी जी ने। तो अब तक तो वो अन्नदाता कहते थे, अब उन्होंने परजीवी कह दिया, पैरासाइट्स। किसान पैरासाइट्स हैं इस देश में क्या? जो देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं, जिसके बगैर
कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब वो पैरासाइट्स हो गए, एक तरह के गाली उन्होंने पार्लियामेंट में निकाल दी और ये लोगों के दिल पे लिखी गई बात प्रधानमंत्री की। और यही नहीं, अब आज के ज़माने में लोग बहुत विजन खुला रखते हैं, तो जिस तरह से एक एक करके हर अदारा कॉर्पोरेट हाउस को बेचा जा रहा है, यहीं थोड़ा सीमित हो गया। वो रेलवेज प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, बंदरगाहें प्राइवेट, ऑयल सेक्टर में कॉर्पोरेट, डिफेंस में कॉर्पोरेट, कम्युनिकेशन में कॉर्पोरेट्स, हर जगह कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। तो अब एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट्स, और इससे भी आगे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके इतना हर तरह से वो कृषि जो है सब राज्यों का विषय है, उसमें दखल दे के ऐसा कानून बना के किसान को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किसान अब समझने लगा है। एक बात मैं और आपको याद दिलाऊं, हम वहाँ से कोई प्रोग्राम देते हैं, सारे देश में लागू हो जाता है। हम पर्सनली तो कभी गए नहीं बाहर, वहाँ पे किसान हमारी कॉल पे रेल रोको हो जाता है कंप्लीट, ट्रैफिक जैम का कंप्लीट होता है, 21 स्टेट्स में होता है। तो जब हम पर्सनली आके यहाँ अपने भाइयों को किसान की तरफ से चिट्ठी देंगे कि किसान के साथ ये बिहेवियर है सरकार का, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में देखेंगे आप, ये एक वेव बनेगी, एंटी मोदी वेव बनेगी। तो एंटी मोदी वेव या इस एंटी मोदी वेव का माहौल बनाने की कोशिश में किसान नेता यहाँ बंगाल में आए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, कल एक किसानों ने मार्च भी किया, किसान नेताओं ने, और लगातार अपीलें। ये नंदीग्राम से सिंगूर तक भी जाएंगे, और नंदीग्राम वही क्रांति की ज़मीन है, सिंगूर वही ज़मीन है जहाँ से यहाँ से लेफ्ट सत्ता से 35-34 साल बाद लेफ्ट बेदखल हुआ, और ममता बनर्जी की ताजपोशी की शुरुआत उसी ज़मीन से हुई। लेकिन आज उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए उन्हीं के सिपाहसलार शुभेंदु उनको चुनौती दे रहे हैं। अब किसान वहां भी जा रहे हैं, क्या फर्क होगा? मैं मेधा पाटकर जी आपसे, आपके पास आने से पहले एक सवाल और है कि देखिए, पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन बहुत मजबूत है, और उसका असर हम सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर देख रहे हैं। और एमएसपी एक बड़ा सवाल है जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं, उसके बहुत बार आंकड़े आ चुके हैं, 6% फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, शांता कुमार की रिपोर्ट है, दिस दैट जो भी है। बंगाल की अगर बात करेंगे, बंगाल धान के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। एक आंकड़ा है 155 लाख टन धान का उत्पादन अमूमन सालाना 2014-15 से 19-20 के बीच बंगाल में हुआ, जिसमें से सिर्फ 18 लाख टन सालाना, मतलब करीब करीब 12% फसल एमएसपी पर खरीदी गई। इसका मतलब बाकी फसल 88% जिस भी कीमत पर यहाँ बिकी होगी, 1200 में बिकी, 900 में, 1300। बावजूद इसके यहाँ के किसान उस तरह से आंदोलित क्यों नहीं है? ऐसा है, हमने बहुत देर से हम ये मांग कर रहे हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा का मंडी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो सभी स्टेट्स में डेवलप किया जाए। 48,000 मंडियों की हम डिमांड कर रहे हैं कि सारे देश में खोली जाए, ताकि हर जगह से किसान की उपज जो है वो सरकार खरीदे, एमएसपी इंश्योर की जाए। अभी भी हमारी डिमांड ये है कि एमएसपी का लीगल राइट होना चाहिए किसान को, उसके नीचे फसल ना बिके। तो इस आंदोलन में एक अहम हमारी मांग है, और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पंजाब और हरियाणा के बाहर के लोगों को है, क्योंकि वहाँ तो पहले से एमएसपी मिल रही है, जो बाहर जहाँ नहीं मिल रही। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पंजाब इज़ द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पूल राइस फॉर सेंट्रल पूल, और हमने इस बार 202 लाख टन पैडी पैदा की है, और 185 लाख टन से तो कभी नीचे गए ही नहीं। तो पंजाब नंबर 1 पे है, और छोटी सी स्टेट है, एंड वी आर नॉट ए राइस ईटिंग स्टेट। तो हम तो बाकी देश के लिए प्रोड्यूस करते हैं, और ये बाकी स्टेट जो भी करती हैं वो फूड सरप्लस अभी नहीं है, वहाँ आबादी भी बहुत है, उनका अपनी कंजम्पशन के लिए भी ये पूरा नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने की वजह से किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी दोषी है और भारत सरकार भी दोषी है। तो इसीलिए अब किसानों में एक अवेयरनेस आई है, वो सब हर जगह डिमांड करने लगे कि एमएसपी पहले हमें उसका लीगल राइट हमें दिया जाए। तो नेचुरली जब ये आंदोलन जिस बात पे खड़ा है, मैंने जैसे पहले कहा,
हम वहाँ से कॉल देते हैं सिंघू बॉर्डर से, तो सारे देश में किसान उसको फॉलो करते हैं। हम पर्सनली तो जाके फिजिकली तो कुछ उनको कह नहीं रहे, तो एक कॉल पे थ्रू प्रेस अगर वो करते हैं। जब हम पर्सनली यहाँ के किसान को अपने साथ लेने आए हैं, जब हम पर्सनली अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि किसान 4 महीने से 3.5 महीने से बॉर्डर पे बैठा है, सरकार ने परवाह नहीं की, वो सर्दी में बैठा रहा, वो भूखा भी रहा, वो ऐसे हालात में रहा, सरकार को कोई परवाह नहीं, और सारी दुनिया में इस आंदोलन ने तहलका मचा दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पे डिबेट हुई है, ऑस्ट्रेलिया में डिबेट हुई है, कनाडा में डिबेट हुई है, यूनाइटेड नेशंस इसको वॉच कर रहा है, तो सरकार फिर परवाह नहीं कर रही, सरकार राजहट में फंसी हुई है। तो इसलिए सारे देश के किसान को इकट्ठा होकर इस सरकार को सबक सिखाना चाहिए। यही बात हम यहाँ सरकार राजहट सरकार का है। हालांकि इस सरकार को, सरकार के मुखिया को और मुखिया के साथ उनके सहयोगी हैं, उनको अहंकारी गुरूर वाला नेता सब लोग कहते और मानते हैं कि वो दो अमित शाह और मोदी अपने बरक्स किसी को समझते नहीं है। जो तय किया सो तय किया। यहाँ भी किसानों को यही लगता है, किसान नेताओं को यही लगता है, सरकार जिद पड़ रही है, जो फैसला किया उससे झुके कैसे। लेकिन सवाल ये भी है, वो सरकार जो सरकार इन किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को, जिन्हें बाद में आंदोलनजीवी परजीवी कहा गया, इनके आंदोलन को जो मानने, समझने, सुनने को तैयार नहीं थी, उसी सरकार ने 1.5 साल तक कानून होल्ड करने की बात की। तो ये भी एक जीत थी, लेकिन अभी जीत अधूरी है। योगेंद्र जी, आपके पास आने से पहले एक सवाल कि ये कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई, अगर इफ एंड बट पर बात करते हैं, 2 तारीख के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आए तो बीजेपी सरकार, मोदी, अमित शाह, पूरा जो सरकार और बीजेपी का कुनबा है, लोकप्रियता के उस चरम शिखर पर होगा कि उसके बाद आंदोलन को दबाने, कुचलने, नेग्लेक्ट करने या पड़े रहने अपने हाल पर उस मूड में होगा। और अगर बंगाल में नतीजे उनके खिलाफ हुए तो उसके बाद बेचैनी, चिंता होगी और आंदोलन की स्थितियां बदलेगी, सरकार कमजोर होगी। शायद इसको आंक कर आप लोग आए हैं या इससे डर कर आप लोग आए हैं कि ये मौका है कि हम जोर लगाएं, क्योंकि 2 मई तक तो सरकार अब इस पे कुछ करने वाली नहीं। देखिए, इसमें डरने जैसी तो कोई बात नहीं है। और जिस दिन हम आगे बैठे थे उस दिन हम ये सोच के तो नहीं बैठे कि केवल बंगाल का चुनाव होगा, उसी के लिए हम वो करेंगे। ये तो सरकार से एक कुश्ती है, कभी सरकार की टांग ऊपर है, कभी हमारी टांग ऊपर है, आंदोलन है, ऐसे ही चलता है। लेकिन हम इस इरादे से बैठे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम चोट पे चोट करते रहेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि मोदी एक पत्थर के समान है, जो टूटता है लेकिन आखिरी चोट से नहीं टूटता, जो पहले वाली चोटें वो भी उसको कमज़ोर करती है, दिखता नहीं है। जो पहले वाली अब उस पर चोटें पड़ रही हैं आंदोलन की, बेशक वो ना दिखें लेकिन अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। और अगर ये चोट और पड़ गई, अगर ये चोट में हम कामयाब हुए तो अंदर तक टूट जाएगा। चलिए, अगर ये चोट में कामयाब हुए, मेधा पाटकर जी, आप तो गुजरात में बहुत आंदोलन करती रही हैं और 90 के दशक में वो दौर जब आप आंदोलन जीवी, आज के तौर पर हालांकि आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये इस उपाधि से नवाजा गया और संसद में, भारतीय संसद में कहा गया ऑन रिकॉर्ड। तो आप तो वहाँ से आंदोलन करती हुई और उसके बाद सिंघू टिकरी होती हुई आज बंगाल में हैं। वहाँ जब गुजरात में इतना कुछ हुआ तब भी गुजरात में लगातार मोदी जीते, 2014 में भी जीत गए, 19 में भी जीत गए। अब बंगाल का चुनाव मोदी वर्सेस ममता है, शुभेंदु अधिकारी और ये सब तो मोहरे हैं, चेहरा मोदी का है। तो क्या लगता है, आप तो थोड़ा समझती हैं, कि ये चोट लग पाएगी, किसानों की इस अपीलों का असर होगा? देखिए, उन्होंने ही कहा है कि हम आंदोलन जीवी है, मतलब हमारे जीवन का मुख्य अधिकार और आधार आंदोलन है। तो हम लोग जन आंदोलनों की राजनीति में है, दलीय राजनीति में नहीं है। उस एक टोकरी में हमको सब चीज़ नहीं डालनी है, पर देश के गवर्नेंस के और निर्णय प्रक्रिया के अलग अलग मोर्चे हैं और आंदोलन एक मल्टीपल फ्रंट होता है और वो हर मोर्चे पर हम लोगों को अपना हस्तक्षेप ज़रूरी जब लगता है तब हम करते हैं। तो यहाँ आए हैं मतलब कि हम जो चाहते हैं वही 100% होगा, ऐसा ही सोचकर आना नहीं करते हैं। आंदोलनकारी अपनी मंजिल को देखते हैं। हमारी मंजिल है इस देश की खेती, खेतीहर, खेत मजदूर, सभी प्रकृति पर जीने वाले समुदाय और अन्न सुरक्षा बचाने की। और इसके लिए गैर बराबरी के खिलाफ की लड़त हो रही है। कॉरपोरेट्स के पूंजी निवेश और बाजारी वृद्धि
राजनीति और जो उनके भागीदार राजनेता है उनको हम लोग सवाल कर रहे, चुनौती दे रहे। हम चाहते हैं मतदाता नागरिक भी उनके अधिकार के लिए उनको चुनौती दे दें। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम अगर चुप बैठेंगे तो हम हमारी कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये हमारे ही मन की बात के खिलाफ हो जाएगा। और यहाँ बंगाल में किसान, पुरुलिया का आदिवासी हो या और सिंगूर और नंदीग्राम का हो, भूमि के मुद्दे पर बहुत बड़ी लड़त लड़ चुके हैं। अब उनको जाति और मजहब के नाम पर विभाजित करने की जो साजिश हो रही है वो बंगाल की पूरी क्रांतिकारिकता और इतिहास के खिलाफ है। खिलाफत मूवमेंट का आधार रहा है बंगाल की भूमि, और नेताजी के विजन ऑफ इंडिया या रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक समन्वय की और एक सद्भावना की बात, और शांति से भी जो वैकल्पिक दिशा हमको लेनी है, इसमें आज के अर्थनीति की पोल खोल जरूरी है। ये सब चीज़ें इस मोर्चा के पूरे नेतृत्व के साथ ही आने से होने वाली है। ये बहुत बड़ा असर है। एक छोटा सवाल, चुनाव के नतीजे के आगे आंदोलन जारी रहेगा, ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। चुनाव हम पर चोट नहीं करेंगे। एक छोटा, ये क्या है, वोट पर नहीं, ये नोट पर चलने वाली इनकी राजनीति है, ये हम जानते हैं, इसलिए उनकी साजिशें अलग प्रकार की होगी। एक छोटा सवाल, कल आप ममता बनर्जी से शायद मिलने गई, ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा, तो क्या बात की आपने ममता बनर्जी से? हम इसलिए गए क्योंकि एक महिला नेत्री पर जिस प्रकार का हमला हुआ, मैं अभी हमला ठोस कह रही हूँ क्योंकि अब तो बहुत सारी बातें खुल के आई है। जो चुनाव आयोग को इनके 6 सांसदों ने अपना आवेदन दिया, उसमें 8 तारीख को क्या हुआ, किसने ट्विटर पर क्या कहा कि वो नंदीग्राम जाएगी तो उनको चोट पहुंचेगी, यहाँ से लेकर चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष होना चाहिए, और चुनाव में क्या राजनीति चुनाव पर निर्भर होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा को अवकाश नहीं मिलना चाहिए। ये जिनकी जिम्मेदारी है वो आज बाकी संस्थाओं के जैसे राजनीतिक घुसपैठ सहन कर रही है या उसके तहत गुलाम बन रही है। तो चुनाव आयोग ने तमाम महत्व के पुलिस अधिकारियों को बदला। नंदीग्राम के आंदोलन के समय ये हमने बहुत भुगता था, खैर वो बात अलग है, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी उनके साथ हुआ वो एक प्रकार की एक महिला नेत्री की बेइज्जती भी थी, और इसलिए हमारी भावना व्यक्त करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। चलिए शुक्रिया। अब यहाँ योगेंद्र यादव जी हैं, और योगेंद्र यादव जी लगातार शाहजहांपुर बॉर्डर और जो दिल्ली जयपुर दिल्ली राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ लगातार रहे, और योगेंद्र यादव जी बहुत सारे आंदोलनों के हिस्सा रहे, यहाँ तक कि अन्ना आंदोलन के हिस्सा भी रहे। सरकार आपने बनवा दी दिल्ली में, उसके बाद अलग हुए, रिश्ते खराब हुए, लेकिन जो प्रधानमंत्री, चूँकि वही उनको भी कहा, दोनों दो कोने पर यहाँ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो विशेषण दिया है उस विशेषण में एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, आंदोलनजीवी परजीवी। तो ये आंदोलनजीवियों परजीवियों की जमात आज बंगाल में अगर है, तो ये परजीवियों और आंदोलनजीवियों की जमात जो अपीलें करेगी, वो अपील मुख्य क्या होगा, और आपको लगता है कि उस अपील का असर होगा, और क्यों लगता है असर होगा? पहली बात तो कि प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी परजीवी एक मुहावरे में बोलते हैं, कम से कम आप तो न बोलिए। आंदोलनजीवी तो हम हैं और खुल के कहते हैं कि हैं, आंदोलन जीते हैं, आंदोलन को सिर्फ भोगते नहीं हैं, आंदोलन रोगी नहीं, आंदोलन भोगी नहीं है, आंदोलन जीवी है। ये परजीवी कहाँ से आ गया? परजीवी तो वो हैं जो कि इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, आज राष्ट्रवाद पे जी रहे हैं, जो अब अडानी अंबानी के पैसे पे चल रहे हैं, वो है परजीवी। खैर, जो हमें यहाँ बंगाल लेके आया है वो ये संकल्प है कि जो सरकार संविधान की भाषा नहीं सुनती, जो नैतिकता की भाषा नहीं सुनती, जो सच झूठ की बात नहीं सुनती, जो इंसानियत की बात नहीं सुनती, हर बार सिर्फ वोट सीट करती है, उसको फिर वोट की भाषा में समझाया जाए, ये मजबूरी और ये संकल्प हमें यहाँ पे लेके आया। आप बार बार पूछ रहे हैं, सही बात है, पूछ रहे हैं, पत्रकार का धर्म है कि भाई अगर चुनाव बीजेपी जीत गई तो क्या होगा। मेरा बड़ा साधारण सा जवाब है, हम यहाँ हराने जिताने के चक्कर में नहीं है। हमारा ये है कि जहाँ पे भी बंगाल के चुनाव का कांटा आज खड़ा है, अपने पुराने पिछले जन्म में मैं स्विंग वगैरह की बात किया करता था, चुनाव का कांटा जहाँ भी खड़ा है, हमें तो उसे 2 डिग्री बीजेपी के खिलाफ करना है, और हमारी ये सफलता है। हम ये कह दें कि बंगाल के चुनाव का सारा परिणाम हम तय कर देंगे, वो हमारी क्षमता के बाहर होगी।
2 डिग्री कांटा झुका देंगे, ये हम कर सकते हैं और करेंगे। अब 2 डिग्री होने से हो सकता है बीजेपी की संभव जीत हार में बदल जाए, हो सकता है ऐसे ही हार रही हो बड़ी हार हो जाए, हो सकता है, हालांकि मुझे उसकी संभावना बिल्कुल जीरो दिखाई देती है, हो सकता है उसके बावजूद बीजेपी जीत जाए। लेकिन एक बात बताऊं, ये बीजेपी जो है बाकी चीजें तो समझती नहीं, अर्थशास्त्र इन्हें नहीं आता, संविधान इन्हें नहीं आता, चुनाव का गणित बहुत अच्छा आता है इनको, दिन रात यही तो एक काम करते हैं। तो 2 डिग्री अगर यहाँ हिल गया तो बीजेपी बैठ के गणित करेगी कि भैया देखो 2 डिग्री बंगाल का मतलब है कम से कम 6 डिग्री उत्तर प्रदेश, कम से कम 8 डिग्री मध्य प्रदेश, हरियाणा में तो 18 डिग्री हो जाएगा, पंजाब में तो हो गया, पंजाब में तो खैर वो जीरो पे है, जीरो पे ही रहेंगे, वो तो मामला खत्म हो गया, वो उन्होंने भी मान लिया कि चलो पंजाब तो गया। लेकिन ये गणित में बड़े तेज है, तो बैठ के करेंगे भैया अगर 2 डिग्री बंगाल में हो सकता है तो बाकी जगह क्या होगा, ये बैठ के हिसाब लगा लेंगे और इनको हमारा संदेश पहुंच जाएगा। हमें तो संदेश पहुंचाना है कि किसान से पंगा अगर लोगे तो तुम्हारे चुनाव, जो चीज तुम्हें सबसे प्रिय है, वोट, सीट, सत्ता, उस पे असर पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते। ये संदेश हमें पहुंचाना है और मुझे 100% विश्वास है ये संदेश हमारा पहुंचेगा, हम पहुंचाएंगे परिणाम चाहे जो मर्जी। आपने कहा पिछले जन्म में, दरअसल इसी जन्म में आप थे, ठीक है, आपने उसी अंदाज में कहा। आप सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं और नंबर्स को आप बहुत अच्छे तौर पर योगेंद्र जी न सिर्फ समझते रहे हैं बल्कि उसका विश्लेषण, कई बार आकलन आपका सटीक रहा है। तो अब योगेंद्र यादव जो आंदोलनकारी है, किसान आंदोलन के साथ है, ये एक योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, जो नंबर्स को समझते रहे हैं। वो योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? आप 2 डिग्री कांटा की बात कर रहे हैं तो आपको इसका अंदाजा थोड़ा होगा कि वो कांटा कितना हिलता हुआ दिख रहा है। मैंने बताया ना, इसीलिए मैं पूर्व जन्म कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं भविष्य बताने का काम किया करता था, आजकल भविष्य बनाने का काम करता हूँ। छोटा करता हूँ लेकिन बनाने का काम करता हूँ, इसलिए वो बताने वाले धंधे में, ज्योतिष शास्त्र में अब बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी गंभीर बात यह है कि उस जमाने में जब करते थे बहुत इनपुट्स आते थे, बहुत इन्फॉर्मेशन होती थी, यूँ ही मुँह उठा के नहीं बोल देते थे मेरा अनुमान है, बहुत इन्फॉर्मेशन होती थी। आजकल वो है नहीं और खामखा। और दूसरा, जिस खेल में आप प्लेयर हैं उस खेल का आप रेफरी बनने की कोशिश करें या उसका आप स्कोरर बनने की कोशिश करें, ठीक बात नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूँ, इस चुनाव में मुझे तो केवल एक और एक चिड़िया की आंख दिखाई देती है। जिस बीजेपी ने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया, जिस बीजेपी ने किसान को गालियां दी, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, किसान आंदोलन का दमन किया, जिन्होंने हमारे इर्द गिर्द ऐसे कांटे की तार लगाई हैं जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं है, वो लगाने की कोशिश की, उसे सबक देना है, उसे सजा देनी है। बस मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई देती है। आप पत्रकार हैं, आपको बहुत कुछ और भी दिखाई दे रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा। ये बताइए योगेंद्र जी कि सरकार से बातचीत 22 तारीख पिछले महीने की, मतलब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए। अब आप लोगों को वहाँ से दूसरे राज्यों में पंचायतें आप लगातार कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा पंचायतें हो गई, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी पंचायतें हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, और अब आप बंगाल में हैं। क्या लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया कि आप इन्हें बात नहीं करेंगे? ऐसा सरकार का रुख लगता है कि टस से मस नहीं हो रही है, किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, चाहे 300 मर जाएं, चाहे 350 मर जाएं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के नाम से चिट्ठियां लिखकर कई किसान मर गए, और कई चिट्ठियां मैंने पढ़ी। अगर आदमी मानवीय आधार पर भी उन चिट्ठियों को पढ़ेगा तो एक बार अपराध बोध से ग्रस्त होगा और सोचेगा कि ये आदमी मेरे नाम से चिट्ठी लिखकर मर रहा है। मैंने योगेंद्र जी ये भी देखा था गाजीपुर बॉर्डर पर कि एक 75 साल के बुजुर्ग उत्तराखंड के वॉशरूम में उन्होंने अपने को फांसी लगाई। मैं संयोग से उस वक्त सुबह वहां था और मैंने उनकी पूरी चिट्ठी उसी वक्त पंजाबी में लिखी थी, किसी से हिंदी तर्जुमा करवाया और मोदी के नाम थी। अभी 2 दिन पहले भी टिकरी बॉर्डर पर घटना हुई है, सिंघू पर भी। हर चिट्ठी मोदी के नाम लिखकर किसान अगर 10 खुदकुशी करता है और बाकी तो 300 से ज्यादा आंकड़े, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, तो इसका मतलब है सरकार ने छोड़ दिया ना। जहां तक खुदकुशी की बात है हामिद भाई, आपके और मेरे नाम चिट्ठी लिख के कोई अगर खुदकुशी करे ना तो आप और मैं अंदर होंगे। इस टाइम हमारे खिलाफ केस होगा, हम अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड। मगर इस देश में प्रधानमंत्री के लिए एक दूसरा कानून है, आपके मेरे लिए एक दूसरा कानून है। रही बात सरकार की असंवेदनशीलता की, आप 100% ठीक कह रहे हैं। 300 क्या 3000 मर जाए, मैं समझता हूँ इनको
केवल और केवल सत्ता दिखाई देती है, इससे फालतू कुछ नहीं। लेकिन क्या इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा? संवेदनशीलता का नहीं। ये जो महापंचायतें हो रही हैं, आपने टिकरी पे दमन किया, मामला हरियाणा की महापंचायत में पहुंच गया जहां 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। कम से कम 5-6 महापंचायत ऐसी हुई हैं जहां 1-1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। दसियों हजारों की तो कितनी हो गई, अब उसकी गिनती नहीं है। ये इनको भी समझ आ रहा है कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मैं तो बड़ा सिंपल सा बताता हूँ, जितना जल्दी निपटाएंगे उतना सस्ते में निपटेगा। अभी बहुत सस्ता तो बचा नहीं 3 महीने के बाद, लेकिन आज भी सस्ते में निपटेंगे। जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा होगा। और कई बार होता है अहंकार में, और यही अहंकार लेके डूबता है बड़े बड़े लोगों को, राजाओं को, सत्ताधीशों को। अहंकार में वो अपना सस्ता सौदे को महंगा सौदा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो हमें तो जल्दी नहीं, हमें कोई घबराहट नहीं, हम पूरे देश के अंदर अलग जगा रहे हैं। मोदी जी जितना महंगा सौदा अपने लिए कर लें। जब हमने दिल्ली की सर्दी सह ली तो गर्मी भी सह लेंगे। मानसून भी दिल्ली का इतना भारी नहीं है, उसको भी सह लेंगे। मोदी जी जितना महंगा सौदा करवाएं उतना करवा लें। डॉक्टर सुनीलम, उसके बाद आप दोनों से आखिरी सवाल, चूंकि इन लोगों को आगे प्रोग्राम में भी जाना है, कि मध्य प्रदेश से आप आते हैं, किसान आंदोलन शुरू पंजाब हरियाणा से हुआ, बाकी राज्यों में भी फैल रहा है। अब यहाँ से आगे क्या दिखता है? क्योंकि मैं उसी सवाल पर हूँ कि सरकार ने ऐसा मन बना लिया है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो फिर आगे लड़ाई कहाँ जाती है जिससे सरकार झुके और वो आपकी मांग माने जो आप मानने को तैयार नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश का इस आंदोलन से बहुत बड़ा जुड़ाव है। वहाँ पर मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई, भाजपा सरकार ने की, 6 किसान शहीद हुए। उसके बाद वहाँ 250 किसान संगठन इकट्ठे हुए और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी। देश भर में किसान मुक्ति यात्राएं हुई, 2 बार लाखों किसानों के प्रदर्शन हुए। उसके बाद ये संयुक्त किसान मोर्चा बना और आज 550 किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि आगे कहाँ जाएगा, तो सरकार लगातार पीछे जा रही है। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि भाई मीडिया ऐसा क्यों बोल रहा है कि सरकार खड़ी है। सरकार तो लगातार, हम लोगों का ये 35 साल का अनुभव लिए मेधा जी बैठी हैं, 35 साल में एनबीए के साथ में कभी जो है गुजरात सरकार ने बातचीत नहीं की। पहली बार बातचीत के लिए आई, 11 राउंड बातचीत की, 11 राउंड में 15 कमजोरियों को स्वीकार किया, 8 कमजोरियों को अखबार में उन्होंने छाप दिया। अपने जो है खुद हमारे कृषि मंत्री ने छाप दिया कि भाई ये सब बातों को मैं मानने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोशिश की कि इसे लॉ एंड ऑर्डर इशू बना दें। उसके अंदर वो कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपना हाथ जो है वो खून से नहीं रंगना चाहते, और इसके बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा दी और इन्होंने स्थगित कर दिया। तो ये लगातार पीछे जा रहे हैं। तो जो बात योगेंद्र जी हर समय भाषण में कहते हैं कि लिटरली तो ये कानून जो है वो डेड है, लेकिन हम जो है डेड सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो ये तो इनको देना ही पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके का दबाव बन रहा है, एक बात मुख्य बात है कि किसान कभी एजेंडा में नहीं था, राजनीति के एजेंडा में, वो राजनीति के एजेंडा में आ गया, अब चुनाव के एजेंडा में भी आ रहा है। पंजाब के लोकल इलेक्शन के अंदर उसका नतीजा निकल चुका है। तो इसीलिए हम लोग तो किसान और मजदूर को स्थापित करना चाहते हैं राजनीति के अंदर, और उसका हक और सम्मान उसे बराबरी से संवैधानिक हक और अधिकार के मुताबिक मिले, ये हम चाहते हैं। तो इसलिए हम कर रहे हैं, और हमें 100% हम ये कह सकते हैं कि हम वैसे ये सरकार जो है ना, इसके पीछे जो संघ काम करता है वो बहुत डरपोक प्रवृत्ति का है। ये बात हम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भी देखी है और 74 के आंदोलन में भी देखी है। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि जिस तरीके का दबाव बन रहा है, उस दबाव के चलते इनको पीछे हटना पड़ेगा। और जैसे एक दिन अचानक इन्होंने नोटबंदी कर दी थी या जीएसटी लगा दिया था, जैसे इन्होंने तालाबंदी कर दी थी, एक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया था, उसी तरीके से एक दिन इनको जो है इसको रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी लड़ाई इसके साथ एमएसपी वाली है। जो बात आप अभी पूछ रहे थे कि धान का वाला मामला, तो उसमें एक ही आंकड़ा बताता हूं मैं आपको कि सरकार ने अभी ये कहा कि हम जो है कुल मिलाकर के जो हमारा पैदा होगा वो हमारा 11 करोड़ टन पैदा होगा गेहूं, करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा, और खरीदेंगे केवल 4.5 करोड़ टन। मतलब जैसा अभी आप आंकड़ा बंगाल का बता रहे थे, उस तरीके से 6.5 करोड़ टन ये गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदने वाले नहीं हैं।
तो अभी भी नहीं खरीद रहे, अभी भी अगर देखेंगे कुल फसल। जी, वो उनका झूठ है, वो हर जगह साबित हो रहा है और इसलिए पूरी किसान उसकी ताकत लगा रहा है, एमएसपी के लिए भी ताकत लगा रहा है। चलिए आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे, चूंकि आप लोग को कार्यक्रम में जाना है, कि क्या आप मान लें कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि आप सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आंदोलन आपने शुरू किया। राज्यसभा में जिस दिन विधेयक पास हुआ शायद तारीख 20 सितंबर थी, 26 तारीख फिर दिल्ली चलो, उसके बाद अब यहाँ बंगाल चलो। क्या यहाँ से राजनीति के रास्ते पर जा रहे हैं, हराओ जिताओ के रास्ते पर? क्योंकि अब फिर 2021 में यूपी चुनाव है, पंजाब है, उत्तराखंड है, बाकी राज्यों में, और हो सकता है सरकार अगले 6 महीने 8 महीने ऐसे ही छोड़ दे आपको अपने हाल पर। तो देखिए, पहली बात तो हमारे देश में अराजनीतिक कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको वोट का अधिकार है, और जब वोट कोई डालता है तो फिर तो वो भी राजनीति हो गया कि हाँ आपने उसको वोट क्यों डाली, आपने उसको वोट क्यों डाली। हमारा जो है वो हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार देश को बेच रही है, जो पार्टी देश को बेच रही है, जो पार्टी जनता की अनदेखी कर रही है, उस पार्टी का हराना जरूरी है, देश हित में है, देश को बचाना है, तो देश को बेचने वालों को बाहर करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हैं कि बीजेपी को इस वक्त सत्ता से बाहर करें, और जब ये पार्टी सत्ता से बाहर होगी तो एक दूसरी पार्टियों के लिए भी सबक होगा कि अगर देश हित में काम ना किया, जनता हित में काम ना किया, किसानों के हित में काम ना किया, तो फिर अगले जो राज्य होंगे उनमें भी यही हाल होगा। तो वो एक सबक होगा इनके लिए, और इसलिए हम जो यहाँ पे आए हैं, जो 4-5 राज्य और हैं वहाँ भी जाएंगे भाई। अगर इस चुनाव में इनको रगड़ा लग जाए तो ये एक पूरी सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सबक होगा। अब इस चुनाव में इनको रगड़ा लग जाए तो, अब इस चुनाव में इनको रगड़ा लगेगा कि नहीं, इनको मतलब मोदी जी को रगड़ा लगेगा कि नहीं, ये 2 मई को तय होगा। लेकिन अगर रगड़ा नहीं लगा और सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी, बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है पेन बट के साथ, और ये ऐसे लंबा चला, जो सारे नेता कहते हैं गर्मी में भी बैठेंगे, दिसंबर तक बैठेंगे, तो आगे जो वो सवाल मैंने उनसे पूछा, तो क्या किसान नेताओं का ये मोर्चा दिल्ली सीमाओं पर बैठे रहने के साथ साथ आगे आने वाले समय में बीजेपी हराओ की यात्रा पर ऐसे निकलता रहेगा साल 1.5 साल? देखिए, आप इस आंदोलन को छोटा करके मत आंकिए। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस से हमेशा आंख छिपाते रहे, कभी प्रेस के सामने नहीं आए। अब इस आंदोलन ने उन प्रधानमंत्री की नींद हराम कर दी है, और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलते हैं। और ये जो उन्होंने हमें पैरासाइट्स कहा, ये उनकी घबराहट का ही एक नमूना है। और आज जो इधर उधर जहाँ जाते हैं किसान की बात करते हैं, इससे पहले वो कभी बात भी नहीं किया करते थे। ये पहले खाली बोलते थे 2022 में आमदनी दुगनी होगी, जो 5 साल में किसी की नहीं हुई, एक भी नहीं मिला आज तक। बिल्कुल, सिर्फ सिंपली इतना कह के अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब उनको ये किसान आंदोलन नींद नहीं आने दे रहा, इसलिए इसके नतीजे ठीक निकलेंगे। आप देखेंगे ये आंदोलन बहुत सी चीज़ें छोड़ के जाएगा पीछे। इसके नतीजे बहुत नतीजे किसानों में, ओवरऑल सारे देश में अवेयरनेस जो आई है, एक तरह से ये नई बात है। और इस आंदोलन ने जो हमारा भाईचारा मजबूत किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और जिस तरह से लोगों हमारे पंजाब में तो ख़ास तौर पे ये हिंदू सिख की बात का जो बहुत रहता था, ये तोड़ते थे, हिंदुत्व का एजेंडा था, वो सब कुछ गया, साफ हो गया, तो लोग समझने लगे हैं मोदी क्या चाहता है। तो इस आंदोलन के नतीजे बहुत पक्की होंगे। उसका जवाब छोटा सा दे दीजिए, क्या ये राजनीति के रास्ते पर मोर्चा निकलेगा, बीजेपी हराओ, जब भी 1 साल 2 साल ऐसे अगर चला तो? नहीं, देखिए, हमने वोट देना जो बड़ा दुश्मन है उसके लिए तो कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। जिस आदमी की पॉलिसीज आती है, हमने समझ ली जिस दिन से ये आया है उस दिन से ये कॉरपोरेट्स को सब कुछ बेच रहा है, और ये कृषि में कॉरपोरेट्स को लाने की बात कर रहा है। हमारी जो हस्ती है उसको ही मिटाने पे चल पड़ा, तो उसको तो सजा देनी पड़ेगी। हम तो उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो किसानों की ये लड़ाई आपने देखा, किसान नेताओं को सुना, योगेंद्र यादव जी को भी और मेधा पाटकर को भी। अब ये लड़ाई बीजेपी हराओ, बीजेपी को वोट ना दो, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है। अभी बंगाल में है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अलग राज्यों में जाए, उसके बाद 2022 में चुनाव है, यूपी से लेकर पंजाब तक। ये लड़ाई
कब तक कैसे चलेगी? एक सवाल। सरकार ने इन किसानों को उनके हाल पर फिलहाल छोड़ दिया है, बातचीत के दरवाजे दोबारा कब खुलेंगे? दूसरा सवाल। तीसरा, जोगेन जी बोलते लिखते हैं, मैं भी बोलता हूं 100 दिनों से, कि सरकार ने घुटने तब टेके जब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाए, क्योंकि इन्हीं नेताओं को, किसान नेताओं को अमित शाह ने कहा था पहले बुरारी बॉर्डर जाओ तब बात करेंगे, लेकिन उन्हीं नेताओं से बातचीत शुरू हुई 12 दौर की, उसके बाद 1.5 साल का प्रस्ताव, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। बात दरअसल यहां से फिर शुरू होती है कि जो किसान चाहते हैं, किसान नेता चाहते हैं, वो कब पूरा होगा। और साथ में ये मोदी सरकार के मंत्री 2016 से किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात जो कर रहे हैं, उसके 5 साल हो गए, 1 साल बाकी है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 50 बार लिख चुका हूं ट्विटर पर कि मुझे 10 ऐसे किसानों का पता चाहिए जिनकी आमदनी दोगुनी हुई, मुझे नहीं मिले। वो मिलते कहां हैं? प्रधानमंत्री के मन की बात में, एक उत्तर से, एक दक्षिण से, एक पूरब से, एक पश्चिम से, सिर्फ उसी दिन दिखते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, बाद में उनका पता नहीं चलता। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी बंगाल की किसी सभा से, किसानों के बीच या बंगाल की जनता के बीच। नमस्कार।